तो आज हम बात करने वाले हैं एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन तीनों पोस्ट की कॉमन पॉइंट जानते हो क्या है? ये सब लॉ ऑफिसर्स हैं इंडिया के, मतलब लीगल एडवाइजर हैं टू द गवर्नमेंट्स, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अब इनको इन डिटेल समझेंगे, क्या इनकी अपॉइंटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप बन सकते हो, सैलरीज क्या होती हैं, तो ये सब जानेंगे हर पोस्ट की। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चीफ लीगल एडवाइजर है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ लॉ एडवाइजर, हाईएस्ट रैंक है लॉ ऑफिसर की इंडिया के अंदर। जैसे एक क्लाइंट एडवोकेट को एडवाइस करता है, ऐसे गवर्नमेंट्स को भी ना एडवोकेट्स चाहिए। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सबसे बड़े लिटिगेंट, मतलब सबसे ज्यादा कोर्ट में केसेस अगर कोई फाइल करती है तो वो है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को भी एडवोकेट्स चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल एडवाइसेस द सेंट्रल गवर्नमेंट। The office of Attorney General is established under Article 76 of the Constitution. ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये ऑफिस स्टैब्लिश हुआ है अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज की डेट में के वेणुगोपाल इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब जानने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की टर्म ऑफ ऑफिस क्या है। देखो, पहले कोई टर्म फिक्स नहीं होती थी। अगर आपको पता हो, MC सेटलवाल जो कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, वो 13 साल तक उस ऑफिस पर थे। 13 इयर्स, 1950 से 1963 तक ही वॉज एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि बहुत लंबा टेन्योर है। बट अब एक रूल्स हैं, आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफिसर रूल्स 1987। सो बेसिकली ये रूल्स और अच्छी तरह प्रोवाइड करते हैं अटॉर्नी जनरल के ऑफिस की ड्यूटीज, फंक्शन, सबको, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल दे रहे हैं अबाउट द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल, दोनों क्या देते हैं। तो उसके अंदर टर्म बता रखी है 3 इयर्स। सो द टर्म ऑफ सर्विस ऑफ एनी अटॉर्नी जनरल इज 3 इयर्स। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, मतलब एक बार कंप्लीट किया अपना टेन्योर 3 साल का, दोबारा फिर 3 साल तक आ सकते हैं, मतलब एक कंटिन्यूटी में 6 साल तक कोई अटॉर्नी जनरल रह सकता है, बट 6 के बाद नहीं रह सकता, एक कंटिन्यूटी में। अब बात करने वाले हैं अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी। सो अपॉइंटमेंट जो है अटॉर्नी जनरल की, वो होती है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस एंड रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी ऑफ अटॉर्नी जनरल, मतलब आपको अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। टू बिकम एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यू हैव टू बी क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के जज क्वालिफाई होने के लिए, एलिजिबल होने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। जैसे यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट, सेकंड यू शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years, थर्ड यू हैव टू बी एन एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years, या आप एक एमिनेंट जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर ये आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, देन यू बिकम eligible to be a judge of the Supreme Court and also become eligible for the post of Attorney General of India. अब बात करने वाले ड्यूटीज एंड फंक्शंस के बारे में, क्या काम करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो बेसिकली वो एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन एनी लीगल मैटर्स। नंबर 2, ही विल अपीयर इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी भी सूट हो, किसी भी रिट हो, कोई भी अपील्स हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो वो अपीयर करेगा और रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। थर्ड, वो रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई भी रेफरेंस फाइल होती है बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आपको इतनी बड़ी पोस्ट मिल रही है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगे। ये रिस्ट्रिक्शन का पर्पस है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं अंडर लॉ ऑफिसर रूल्स 1987 में। देखो, अटॉर्नी जनरल अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर ही सकता है, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना बने, सरकार के अगेंस्ट ना जाए, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस दे रखी है। नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन है
कि ही कैन नॉट एडवाइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा है उसके खिलाफ भी काम करे तो वो अलाउड नहीं है। दूसरा, ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनी अपॉइंटमेंट इन एनी कॉर्पोरेशन, किसी कंपनी कॉर्पोरेशन में अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरी चीज, किसी भी अक्यूज को क्रिमिनल केस में डिफेंड नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ, किसी भी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट या किसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को एडवाइस नहीं करेंगे अगर वो केस थ्रू रेफरेंस ना आया हो फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस रेफर करेगा जी इस केस में आप एडवाइस करो ये डिपार्टमेंट को, तो ही अटॉर्नी जनरल एडवाइस देंगे। अब बात करने वाले हैं रिमूवल की। देखो कोई ग्राउंड्स नहीं है रिमूवल के कि किन ग्राउंड्स पे आप हटा सकते हो अटॉर्नी जनरल को। कॉन्स्टिट्यूशन एक टर्म यूज करता है एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे हटा सकता है। बट लॉ ऑफिसर रूल 1987 इसमें डिटेलली प्रोवाइड करते हैं कि 3 मंथ्स का नोटिस देना होगा इन एडवांस अगर आपको हटाना है। सो स्टेट भी टर्मिनेट कर सकती है सर्विसेज ऑफ द अटॉर्नी जनरल या वो अटॉर्नी जनरल खुद भी रिजाइन कर सकता है। मोस्टली जितने भी अटॉर्नी जनरल है ना वो खुद ही रिजाइन कर देते हैं। अब बात करते हैं सैलरी क्या है, क्या पैसे मिलते हैं एक अटॉर्नी जनरल को। देखो ये हर साल कुछ सालों बाद बदलते रहते हैं। जिस हिसाब जिस बेस पे मैं बता रहा हूँ वो है 2015 की नोटिफिकेशन। हो सकता है कल कोई और नोटिफिकेशन आ जाए बढ़ जाए। मैं आपको एक अजम्पशन दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द 2015 नोटिफिकेशन। देखो अटॉर्नी जनरल की रिटेंशन फीस ही 75,000 पर मंथ है एज पर 2015, ये बदल भी सकती है। प्लस वो जो केस फाइल करेंगे पर डे पर केस उसकी भी फीस होती है। जैसे SLP इज 15,000 पर डे पर केस, तो जितने केस होंगे उसके हिसाब से उनकी सैलरी बनेगी। प्लस अगर कोई रिट डाल रहे हैं कोई सूट डाल रहे हैं 24,000 पर डे पर केस। इनके एडिशन में उनको कुछ परक्विजिट भी मिलते हैं जैसे पर्सनल सेक्रेटरी, टेलीफोनिक कॉल्स, ऑफिस अकोमोडेशन, ये सब सरकार उनको प्रोवाइड करेगी। ये थी इंफॉर्मेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। नाउ वी आर मूविंग टू सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइजर हैं ये भी, बट ये सेकंड है इन रैंक, मतलब अटॉर्नी जनरल से सबऑर्डिनेट हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एज ऑफ नाउ सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। सो सॉलिसिटर जनरल बेसिकली असिस्ट अटॉर्नी जनरल। तो लॉ ऑफिसर्स की मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको रैंक्स बता देता हूं। सबसे ऊपर होते हैं अटॉर्नी जनरल, फिर उसके नीचे सॉलिसिटर जनरल, फिर उससे नीचे होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG। The post of Attorney General is constitutional. Basically, Attorney General का ऑफिस established by the Constitution itself. But कहीं भी आपको Constitution में Solicitor General या Additional Solicitor General का mention नहीं मिलेगा। It's a statutory post और ये इसकी duties function governed होती है by Law Officer Rules 1987 से। So we can say it is a statutory post, मतलब सॉलिसिटर जनरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की जो पोस्ट है वो स्टैट्यूटरी है। अब जो ड्यूटीज हैं, जो फंक्शन है, अपॉइंटमेंट है, रिमूवल के रूल्स हैं, वो काफी सिमिलर हैं टू दी अटॉर्नी जनरल। मतलब अटॉर्नी जनरल के फंक्शंस, ड्यूटीज, रिस्ट्रिक्शंस आर सिमिलर टू दी ड्यूटीज, रिस्ट्रिक्शंस, फंक्शंस ऑफ द सॉलिसिटर जनरल। तो सेम है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको ड्यूटीज दोबारा, रिस्ट्रिक्शन दोबारा पढ़नी है तो वही की वही है, आप पीछे जाके दोबारा देख सकते हो। एक चीज जो थोड़ी सी डिफरेंट है वो सैलरी। सो रिटेनिंग फीस ऑफ एन सॉलिसिटर जनरल इज 60,000 पर मंथ एज ऑफ 2015 नोटिफिकेशन, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की है 45,000 पर मंथ रिटेंशन। प्लस उनको पर केसेस की अपीयरेंस में तो मिलते ही हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, SLP के 15,000 पर केस पर डे, सूट, अपील, रिट्स इनके 24,000 पर केस पर डे, ये तो मिलते ही हैं। और एडिशनली पर्क्स भी मिलते हैं जैसे पर्सनल सेक्रेटरी, टेलीफोनिक बिल्स और ऑफिस अकोमोडेशन। ये सब फैसिलिटीज हैं जो प्रोवाइड होती हैं टू द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम मूव हो रहे हैं टूवर्ड्स एडवोकेट जनरल। अब बात करने हैं एडवोकेट जनरल के बारे में।
देखो अभी तक जितने भी हमने लोग पढ़े, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ये सब एडवाइजर थे ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट एडवोकेट जनरल एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ऑफ द स्टेट। तो ये हर स्टेट में आपको एडवोकेट जनरल मिलेंगे। जैसे हरियाणा में बलदेव महाजन इज द एडवोकेट जनरल, इन पंजाब अतुल नंदा इज द एडवोकेट जनरल। तो हर स्टेट के आपको मिलेंगे। जैसे अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वैसे ही एडवोकेट जनरल इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट established under Article 165 of the Constitution। देखो एडवोकेट जनरल के नीचे भी बहुत सारे एडिशनल एडवोकेट जनरल होते हैं, और कुछ स्टेट तो उनके नीचे भी जैसे असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रखती है। देखो कोई टर्म फिक्स नहीं है कि कितने टाइम तक एडवोकेट जनरल अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, बट वही टर्म लिखी हुई जैसे अटॉर्नी जनरल की लिखी हुई थी, एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर जब चाहे हटा सकता है, बट मोस्टली ना कन्वेंशन डेवलप हो चुकी है, जब भी कोई गवर्नमेंट रिजाइन करती है तो एडवोकेट जनरल भी रिजाइन कर देता है। चेंज होते ही गवर्नमेंट, एडवोकेट जनरल ऑल्सो रिजाइन्स। अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में। सो एडवोकेट जनरल जो है वो अपॉइंट होता है बाय द गवर्नर ऑन दी रिकमेंडेशन एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए चीफ लीगल एडवाइजर है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे ही आएंगे। अब एलिजिबिलिटी क्या है? देखो टू बिकम एन एडवोकेट जनरल यू हैव टू बी एलिजिबल टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। अब उसको करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंडली यू शुड हैव बीन अ जज ऑफ एनी कोर्ट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 years। थर्ड, आप एडवोकेट हो हाई कोर्ट में या कोई भी 2 कोर्ट जो नीचे हो सक्सीड करते हो हाई कोर्ट को, वहां पर फॉर एटलीस्ट 10 years, then you are eligible to become a judge of the high court and you're also eligible to become an advocate general। अब जानते हैं ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल क्या काम करते हैं? देखो अटॉर्नी जनरल की तरह ही इनका भी काम बहुत सेम है। सबसे पहले ये एडवाइस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी भी लीगल मैटर पे। दूसरा, ये अपेयर होंगे इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी रिट हो, कोई भी अपील हो तो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड, कोई रेफरेंस फाइल हो बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 टू द सुप्रीम कोर्ट, तो वहां पे जाके स्टेट गवर्नमेंट को फिर जाके रिप्रेजेंट करेंगे। सेम टू सेम है, जैसे अटॉर्नी जनरल का था वैसा ही सेम है। अब बात करने वाले हैं रिस्ट्रिक्शंस की। सो रिस्ट्रिक्शंस का पर्पस ये है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो एडवोकेट जनरल भी अटॉर्नी जनरल की तरह प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, बट देयर सम रिस्ट्रिक्शंस। सबसे पहली, एडवाइस नहीं करेंगे अगेंस्ट दी स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, कोई भी क्रिमिनल केस अगर आप डिफेंड करते हो तो यू नीड द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा, कोई भी अपॉइंटमेंट अगर आप किसी कंपनी कॉर्पोरेशन में करते हो देन यू नीड द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। रिमूवल के बारे में बात करेंगे। There are no grounds of removal of advocate general. He can be removed at the pleasure of the governor. गवर्नर जब चाहे हटा सकता है। जैसे मैंने बताया कि वो खुद ही रिजाइन कर देते हैं एडवोकेट जनरल जैसे ही सरकार चेंज हो। बट कुछ स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा लॉ ऑफिसर एक्ट है, जिसमें एडवोकेट जनरल के लिए नहीं, एडिशनल एडवोकेट जनरल या डिप्टी एडवोकेट जनरल के लिए रूल्स बना रखे हैं और ग्राउंड्स बना रखे हैं फॉर रिमूवल। जैसे अनसाउंड माइंड के हो, मॉरल टर्पिट्यूड के किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व हो या इंसॉल्वेंट हो, तो इन ग्राउंड्स पे उनको हटा सकते हैं उसी समय। बट एडवोकेट जनरल के कोई रिमूवल के ग्राउंड नहीं है, एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ही होगा। अब बात करने वाले हैं सैलरी ऑफ एडवोकेट जनरल। देखो स्टेट टू स्टेट एडवोकेट जनरल होते हैं, रूल्स भी डिफर करते हैं स्टेट टू स्टेट, तो सैलरीज भी डिफर करती हैं स्टेट से स्टेट में। बट ऑन एन अजम्पशन लगाएं तो 1 से 2 लाख पर मंथ हर एडवोकेट जनरल को मिल ही जाते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू एंड सी यू अगेन।